Okay. Last time we have discussed about the 9 features of Constitution. Okay. So further we will discuss 10, 11, 12, 13, 14 or 15. Today we will finish the features of Constitution, and we will discuss also about the little bit about the preamble next lecture, and we will complete in the next lecture preamble. Okay, so the 10th duties, the 10th features, up to 9 we have discussed already. 9 तक हमने discuss कर लिया था, और 10 वाला हम start करने जा रहे हैं. 10th is your fundamental duties. Okay, so fundamental duties in constitution it present in a fourth part, fourth, and article 51A. Okay, and fundamental duties we have taken from Russia. And the fundamental duties previously it is not introduced in the constitution में ये पहले introduce नहीं था, यानी originally जो है it is not present in the constitution, but after introduced during internal emergency in 1975-77. Okay, and it introduced by 42nd Constitution Amendment. Okay, Constituent Amendment in 1976. तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो फोर्थ पार्ट में है, आर्टिकल्स 51A, और वी हैव टेकन दिस फ्रॉम रशिया, एंड इट previously it is not in our constitution, but it was introduced in that during time of the emergency 1975 to 76, and it introduced through the 42 or you can say 42nd Constitution Amendment 1976. That time it introduced. Okay, and it is introduced by Shravan Singh Committee. तो कमिटी जो श्रवण सिंह कमिटी थी उन्होंने रिकमेंड किया था, ड्यूटीज के लिए कमिटी थी. ठीक है, तो उस टाइम से ये जो है ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ. सो प्रीवियसली ओनली देयर वाज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया था तो केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बट नाउ द ड्यूटीज इज 11 ड्यूटीज. Previously it was only 10, but plus 1 at the time of amendment. ठीक, amendment plus किया गया, and the 11th जो आपकी 11th ड्यूटी थी, that is 86th Constitution Amendment Act 2002. ठीक है, तो 11th जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपकी 11th ड्यूटी थी, प्रीवियसली हमारे पास कितनी ड्यूटी थी? केवल
Originally we can say only the 10 duties in at the time of introduction, only 10 duties was there, but one duties introduced at the time of 86 Constituent Assembly Act 2002. So what is the 11th, that is related to एजुकेशन, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन टू 6 and 14 years। इन्होंने कहा कि 14 years तक जो है वो कम से कम किसी भी बच्चे मतलब पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि उसको एजुकेट करे। ये एजुकेशन से रिलेटेड थे, जो 2002 में अमेंडमेंट हुआ था। और 6 से 14 years तक की जो क्या कहते हैं एजुकेशन है, ठीक है, उसको हमने क्या किया था, कंपलसरी कर दिया था, ड्यूटीज बना दिया कि कोई भी पेरेंट्स एटलीस्ट 14 years तक तो उसको एजुकेशन देगा ही देगा, ठीक है। एंड दिस वाज नॉन justiciable। non justiciable means you can't go to the court if there is a violation of this duty, you can't go to the court। अगर violation होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपका है, लेट अस रिवाइज दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। जो 10th आपके फीचर्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इट मेंशन इज 4th पार्ट आर्टिकल 51 एंड वी हैव टेकन दिस फ्रॉम रशिया एंड originally this was not mentioned in our constitution, it was introduced at the time of internal emergency in 1975-77 तक इंटरनल इमरजेंसी थी। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये इंट्रोड्यूस किया गया और स्वर्ण सिंह कमेटी इन्होंने रिकमेंड किया था। और 11 ड्यूटी जो मैंने पहले बताया कि 10 ड्यूटी थी और जो 11th ड्यूटी, पहले 10 ड्यूटी थी, पहले तो जो 44 था उस 42nd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंट्रोड्यूस किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो 11 ड्यूटीज आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी 86th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इस किस चीज से रिलेटेड थी, इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 years, ठीक। एंड इट वाज नॉन जस्टिबल, इट वाज नॉट जस्टिएबल। ये जस्टिएबल नहीं मतलब यू अगर इसका वायोलेशन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो 11th है आपका, जो 11th है दैट इज अ सेकुलर स्टेट। जो इंडिया का जो फीचर है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट मीन्स in our country there is in our country every religion is equal status, ठीक है। so 11th is secular state। again originally not present in constitution। पहले क्या था कि ये जो सेकुलर वर्ड है या सेकुलर चीज है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, बट इट एडेड डायरेक्टली एडेड इनटू द प्रियम्बल हम लोग डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली एडेड टू द प्रियम्बल, ठीक, बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 1976 एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है। उस समय हमने सेकुलर वर्ड, जो सेकुलर
प्रोविजन था ये इंट्रोड्यूस किया था, इमरजेंसी के टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये पहले जो ओरिजिनली था ये दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेजेंट नहीं था, मगर 42 में फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद ये आपका 42 ये सेकुलर स्टेट, दैट दीज आर द इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक। So what is the meaning of secular? Secular meaning means all the religion have the same status and supported by the state, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो इंडिया में है जितने भी रिलीजन है, ठीक है, जितने भी रिलीजन है उनको सेम स्टेटस है, उनको सेम राइट्स है, किसी भी रिलीजन के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने, I will write on the blackboard, all religion in our country have same status and supported by स्टेट्स। जैसे एग्जाम्पल कि अगर हमारे यहाँ दिवाली की छुट्टी होती है, नवरात्र की छुट्टी होती है, तो ईद की भी छुट्टी होती है, उसके बाद आप क्रिसमस की भी छुट्टी होती है। तो इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे रिलीजन्स को इक्वल राइट्स दे रखे हैं, इक्वल सपोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, कि आप जो है वो अपनी कंट्री में सेकुलरिज्म जो है वो इक्वल सेकुलरिज्म, या फिर कह सकते हो कि जितने भी रिलीजन है उनको प्रॉपर स्टेटस दिया जाएगा, सबको इक्वल उनके साथ फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा सारे रिलीजन से। तो एक वर्ड आता है, बट जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में द कंप्लीट सेपरेट ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। उन्होंने जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, जो वेस्टर्न आपका सेकुलरिज्म है, उसको बिल्कुल अलग कर रखा है आपका पॉलिटिक्स से, ठीक है। वहां तो हमारे यहाँ क्या है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म नहीं है, हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव सेकुलरिज्म है, स्टेट सेकुलरिज्म है, ठीक है। तो सेकुलरिज्म स्टेट मीन्स कि एवरी रिलीजन इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट है, एंड दिस सपोर्टेड बाय द स्टेट, और वो जो स्टेट है उससे सपोर्ट भी मतलब उसका होना चाहिए, ठीक। तो दिस वन इज योर 11 सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट वन इज 12 फीचर्स 12, दैट इज यूनिवर्सल franchisee. Universal franchisee means those who have age 18 or above has the right to vote, उनको वोट देने का राइट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, देयर इज अ वन वर्ड एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट मीन्स राइट टू वोट, ठीक है। जितने भी 18 इयर्स या उससे ऊपर के हैं उनके पास, सबके पास राइट है। बट प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली इट 21 इयर्स, ठीक है, पहले ये 21 इयर्स था, बट 60 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1988, पहले ये 21 था, उसको घटा के
किस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट 61 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1980 के थ्रू इसको घटा के क्या कर दिया गया 18 ईयर्स राइट टू वोट हु 18 और above 18 ईयर्स। जो 18 साल का या उससे ऊपर है उसके पास है, मगर पहले क्या था 21 ईयर्स थे, ठीक है। और नाउ इट हैज चेंज कर दिया गया 61 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1980 के थ्रू जो है इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो 11 हो गया आपका सेकुलर स्टेट, 12 हो गया आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज single citizen. Already we have discussed about this. Single citizen means if you are belonging to Bihar, if you are belong to MP or UP or South, but the citizenship is only one, that is Indian citizenship, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे बाकी यूएसए बाकी कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जिससे कि उनका जो वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अलग सिटीजनशिप होती है और कंट्री की अलग सिटीजनशिप, पर हमारे यहाँ क्या है सिंगल सिटीजनशिप है। तो नाउ द 13 इज सिंगल सिटीजनशिप, जो आपका यानी कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपकी जो सिटीजनशिप होगी, जो आपका सिटीजन है या कह सकते हैं आपकी जो नेशनैलिटी होगी वो इंडिया ही होगी, ठीक है। नाउ द 14 इज दैट इज इंडिपेंडेंट बॉडी। नाउ our constitution have 3 independent bodies in our 3 independent bodies given in our constitution, that is first one is election commission of India. The second one is comptroller auditor general. Now the third, there is four bodies which is independent in our country, which is given in our constitution. Third one is Union Public Service Commission. Now fourth one is State Public Service Commission, ठीक है। These are the 4 bodies which is independent and the power is given in constitution, can take any decision. These are the bodies which work independently and independently in our country. First one is Election Commission. What is the work of Election Commission? Election Commission work fair and free election of parliament, legislature, office of president, office of vice president।
तो इनका काम है कि फेयर और फ्री इलेक्शन कराना पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर का, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो इलेक्शंस होते हैं उसको फ्रीली, बिना बायस के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी डिस्प्यूट के, ये जो है वो इलेक्शन कराना। नाउ व्हाट इज द कंप्लोरर, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड CAG, CAG कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है CAG? दिस इज ऑडिट द वर्ड ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो CAG है उनका काम होता है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो अकाउंट्स है उसको चेक करना या ऑडिट करना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यू नो वेरी वेल, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कंपटीशन की तैयारी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स examination of recruitment to all India services and advice to President, on disciplinary matters। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑल इंडिया लेवल पे कराया जाता है। और क्या काम होता है? जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को और डिसिप्लिनरी एक्शन पे। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द examination of recruitment to state services and advice to governor। ठीक है, गवर्नर। तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंट। सो देयर आर 4 bodies which do the work independently in our country, or and the power is given independently to these bodies, then they can take the decision without any biasness or without any conflict, or you can say dispute। ठीक है, तो ये डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकती हैं। तो 4 ऐसी बॉडीज हैं। फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंप्लोरर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। नाउ द 15 one is, what is 15? 15 this is 31 and 15 is independent body. Now the next is 15 is emergency provision। ठीक है, तो emergency जो है वो हम we will discuss detailed in upcoming videos। So 15 little bit, let's discuss about little bit which is important। तो 15 one is emergency provision। आपको पता है कि एक बार इमरजेंसी 1976 में लगा था, एंड द PM जो थी वो आपकी इंदिरा गांधी was the PM during so emergency provision given in Constitution Part 18 Article 352 to 360। ठीक है, इस आर्टिकल में ये प्रेजेंट है। सो देयर इज 3 types of
emergency. One is a national emergency. National emergency, and it present in Article 352. Next one is state emergency, also said President Rule, Article 356, and that is फाइनेंशियल इमरजेंसी मीन्स बैंकरप्ट हो जाता है या क्रेडिट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपका फाइनेंशियल है, एंड दिस गिवन इन आर्टिकल 360. ठीक. सो इमरजेंसी प्रोविजन कैसे होता है, नेशनल कब लगता है, नेशनल मतलब वॉर के सिचुएशन में या नेशनल थ्रेट के सिचुएशन में, स्टेट में जब आपका स्टेट या प्रेसिडेंट रूल लगता है जब आपका पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म या जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो, और जब क्रेडिट और बैंक करप्सी या इकोनॉमिकल आपका बहुत डाउन हो जाता है तब तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है. तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट नाउ ओनली remember this, there is a three type of emergency: national emergency, state emergency, and the financial emergency. Now the last feature is three-tier government. Yes, three-tier government. But प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली बाकी गवर्नमेंट की तरह हमारे भी केवल 2 टायर थे, एक सेंट्रल और स्टेट. बट अमेंडमेंट 73 and 74 1992. ठीक. Constituent Amendment Act 73 and 74 1992, according that there is a one more government is included in this. So the 3-tier means one is, previously we have only 2 tier, that means previously only 2-tier government. One is that means you say can dual or bicameralism, only 2 is, one is central and one is state. But after the Amendment Act 1992 to 73 and 74, so there was a third one more local government introduced, that is first one is central government and is state government, and now third is local government. So local government, what's involved in local government? Local government introduce panchayat, that is rural and local government, and municipalities. Take. So panchayat is amendment according to the 11th schedule, Amendment Act 73rd, and municipalities 12th schedule is what, 74. ठीक. So according to the 73rd constituent amendment is panchayat, this introduction of panchayat, and the 74 constituent amendment, that is 12th municipalities, that is 11th or 12th schedule. ठीक है. So
these are the 16 important 16 feature of our constitution. See, we have finished this features अप्रॉक्स 3 वीडियोस, ठीक है, 3 वीडियोस में हमने ये कंप्लीट किया. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड, यू हैव नोट डाउन. सो रिवाइज केयरफुली, ठीक है, इसको आप केयरफुली रिवाइज कीजिए. तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट लिटिल बिट स्टार्ट. आई विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल. So but we will finish in the next is in next video preamble. So what is the preamble? Many times we have seen this word, we have written this word. What is preamble? So preamble is nothing that this is the philosophy, it is the essence, or it is the introduction of constitution, that what should be in our constitution. You know that the in 13 December 1946 Jawaharlal Nehru given one objective resolution. And what is the objective resolution? Objective resolution means what is the philosophy and what is the base and the structure of the constitution. ठीक है, तो structure और base क्या होगा, ये आपका जो था जवाहरलाल नेहरू, and that was passed 22 जनवरी 1947 ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास कर दिया गया था. ठीक है, तो अब जो आपका प्रियम्बल है उसमें क्या क्या चीजें दी हैं, तो आपके 2-3 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये लिखा गया है कि प्रियम्बल वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कई में ये लिखा गया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो जनरली और क्या इस प्रियम्बल में देखा हमने, तो प्रियम्बल में इफ यू समबडी आस्क व्हाट इज द प्रियम्बल, तो सिंपली से प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द एसेंस, इट इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब प्रियम्बल में एक कह सकते हो कि समरी की तरह से, एक स्ट्रक्चर की तरह से, जैसे जो रिजोल्यूशन दिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, nowadays we are called known as the preamble. जो उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 में दिया था, उसी को आज हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं कि वो एक एसेंस की तरह है कि what should be, what is the structure, what is the base, and what is the philosophy of constitution to make the constitution or to frame the constitution. So in next video we will see the preamble, we will start the preamble and I will try to finish the preamble in one video. ठीक है, so तो आपका जो features है वो complete हो चुका है. There was 16 features, remember it, these are the very important on the point of competition exam. आपके competition के एग्जाम से ये जो है आपका बहुत important आपके features हैं, कहाँ से लिए गए, कौन सा feature कहाँ से लिया गया है. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है आपकी बहुत important है. So we will see the preamble in next video. Thank you very much.